तो हमारा प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर जो होते हैं 50 होते हैं इसमें हमारे। पब्लिक की बात करें तो दीज शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड द मैक्सिमम नंबर कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ ऑथराइज्ड शेयर। जो ऑथराइज शेयर है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, शेयर जो होते हैं इनके जितने भी होते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी में एलोकेशन ऑफ शेयर में भी अकर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एलोकेशन ऑफ शेयर जो होते हैं वो अकर होते हैं इनकॉर्पोरेशन जब कॉर्पोरेट कंपनी में आती है। और आपका पब्लिक में क्या होता है, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन नॉट बी डन बिफोर द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड। कम से कम एप्लीकेशन जो अमाउंट ऑफ रिसीव उसको होना चाहिए, शेयर्स का अलॉटमेंट, शेयर्स का जो है मिनिमम एप्लीकेशन उनको रिसीव होनी चाहिए कम से कम की। प्राइवेट कंपनी जो होती है, द कंपनी कैन डू इट्स बिजनेस एज सून एज इट्स गेट्स अ सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस चालू कर देती है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का। और पब्लिक कंपनी की बात करें, इट कैन डू इट्स बिजनेस आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ अ स्टार्टिंग बिजनेस। ये पब्लिक कंपनी तब स्टार्ट कर पाती है जब वो रिसीविंग हो पाती है, सर्टिफिकेट उसको मिल पाता है स्टार्टिंग बिजनेस करने का। प्राइवेट कंपनी की बात करें, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का। और पब्लिक की कंपनी की बात करें, इट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर फ्रीली। पब्लिकली जो होता है, पब्लिक का ट्रांसफर शेयर जो है इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फॉर दिस इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फाइल अ लीगल रिपोर्ट। अब इसके लिए अब इसके कारण कोई जरूरी नहीं होता कि लेजिस्लेटिव असेंबली को एंड फाइल लीगल रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़े लेजिस्लेटिव असेंबली में। पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट इज अ लीगली रिक्वायर्ड टू डू दिस। उसमें वहां पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है आपको असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइल लीगल रिपोर्ट जमा करने की। 6 पॉइंट है, दिस कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस नॉट डज इट हैव टू फाइल द स्टेटमेंट इन अ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब इस कंपनी का जो होता है वो इशू नहीं करती कोई प्रोस्पेक्टस अपना, प्राइवेट कंपनी जो है। जबकि पब्लिक कंपनी जो है, इट इज नेसेसरी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। In the absence of prospectus, the company has to publish its statement of prospectus। prospectus आपके वही होते हैं जो अपनी कंपनी के वो बनाते हैं हम लोग ना, वो बुक्स वगैरह टाइप की मिलती है, इसमें पूरा कंपनी के बारे में लिखा होता है। वो प्राइवेट कंपनी में ऐसा इशू नहीं होता प्रोस्पेक्टस बनाने का, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है उसमें आपको ये जरूरत पड़ती है। 7 पॉइंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन बी गिवन टू अ प्राइवेट कंपनीज टू बाय देयर ओन शेयर्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको दिया जाता है प्राइवेट कंपनी को, वो अपने शेयर्स खरीद सके। एंड लोन कैन ऑल्सो बी सैंक्शन टू द डायरेक्टर्स। लोन भी सैंक्शन हो जाता है डायरेक्टर्स के लिए। और पब्लिक की बात करें, देयर इज नो परमिशन टू गिव सच असिस्टेंस एंड लोन। वहां पे कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है असिस्टेंस लोन के लिए। इस तरह से, इसी तरह से हमारे कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख पाएंगे, जैसे कि, और इसमें 9 पॉइंट देख लें, जैसे प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सेल या परचेज देयर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में वो इनवाइट नहीं करता जनरल पब्लिक के लिए वो अपने सेल कर सके या परचेज कर सके शेयर्स को। और पब्लिक की बात करें, फॉर दिस कंपनी इट इज मैंडेटरी टू डू दिस। अब हम कॉर्पोरेट कंपनी की बात करें, कोऑपरेटिव लास्ट में ये नीचे देखते हैं, ये तो सारे इसके पॉइंट्स हैं 13 पॉइंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बिल्कुल लास्ट वाला देखिए, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकली, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, बिल्कुल लास्ट। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकली weak person who work for their achievement of their common economic objectives on the basis of their equality and mutual service। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी होती है जो इकोनॉमिकली वीकर पर्सन हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं और कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए वर्क करती है। किस चीज़ के लिए? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड म्यूचुअल सर्विस, मतलब उनको बराबरी का सम्मान देगी और इक्वली उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराएगी जो भी वो सोसाइटी करा सकती है। अब कोऑपरेट, एक मिनट नेक्स्ट पे लेता हूँ। कोऑपरेटिव स्पिरिट इज द हार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव स्पिरिट जो होता है हार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है। इसमें क्या होता है? ईच शैल वर्क फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मतलब हर कोई एक दूसरे के काम करेगा और हर एक दूसरे के जितने भी लोग हैं वो
हर एक के लिए काम करेंगे, ठीक है। इट इज द मोटो ऑफ कॉपरेशन, इसमें हमारा उद्देश्य ये होता है एक दूसरे को कॉपरेट कराएं। म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी में विश्वास हो। म्यूचुअल सुपरविजन, एक दूसरे को हम सुपरवाइज कर सकें। सेल्फ रिलायंस, स्पॉन्टिनिटी एंड इक्वलिटी आर 5 पिलर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 पिलर हैं हमारे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट को बैकबोन है हमारी, जो उसको चलाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, विशेषता क्या है हमारी इसकी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। वॉलंटरी एसोसिएशन, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर्विस मोटो, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कैश ट्रेडिंग, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, एबोलिशन ऑफ मिडिल मैन, फिक्स्ड रिटर्न ऑन कैपिटल और ऑटोनोमस बॉडी। और ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है वो, जो किसी बाहरी उसका हस्तक्षेप नहीं होता। ये ऑटोनोमस बॉडी टाइप की होती हैं जो अपने ही डिसीजन लेती हैं ये सारी। टाइप्स देन आता है आपका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। कितने टाइप के हमारे कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इन एनी एरिया विद म्यूचुअल प्रॉब्लम सच एज सोशल वेलफेयर, but we will only study commercial cooperative. From this point of view we have 4 differences: consumers cooperatives, producers cooperative, marketing cooperatives, credit cooperatives। ये इस तरह से हमारे cooperatives हैं कुछ। अब इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव कौन से होते हैं हमारे। कंज्यूमर cooperatives are formed by the common people to buy items of their daily needs at low prices and good quality. Often these societies are also called the cooperative stores। ये कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले आइटम जो कंज्यूम होते हो, जैसे कि आपकी आटा, दाल, सब्जी, रोट, है ना, ठीक है, ये कंज्यूमर है, दाल वगैरह। तो इसमें क्या है, जो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो वो इन सब चीज़ों को लोएस्ट प्राइस में लेती हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी बेहतर होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये सोसाइटी जो है जो निम्न इकोनॉमिकल वीक पर्सन हैं उनके लिए वो दान में देती है या उनको देती है, सिर्फ उन्हीं के लिए होती है बेसिकली। तो ये आपके कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में क्या होता है आपका, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स। These committees are formed by small producers to expel the capitalist class from industrial production system. They can be divided into following 2 parts। ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है ये आपका इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव कहा जाता है इसको, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को। ये इसमें क्या है, these committees are formed by small producer, स्मॉल छोटे प्रोड्यूसर्स के द्वारा एक्सपेल की जाती है द कैपिटलिस्ट क्लास फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम से ली जाती है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है। कोऑपरेटिव प्रोडक्शन सोसाइटी क्या कराती है, द कोऑपरेटिव प्रोडक्शन सोसाइटीज इन विच द मेंबर प्रोड्यूस एज एम्प्लॉइज विद देयर रेस्पेक्टिव रिम्यूनरेशन। इसमें एम्प्लॉइज को वो प्रोवाइड कराती है ये कोऑपरेटिव प्रोडक्शन सोसाइटी, जिसमें उनको रिम्यूनरेशन मतलब उनका पेमेंट भी करती है, उनको अगर रखती है रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से एम्प्लॉइज को, तो उनको पेमेंट भी कराया जाता है मंथली बेस के हिसाब से। देन आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग, दीज आर द वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से कार्य करने वाले को वॉलंटरी कहा जाता है। वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू सेल देयर कंबाइंड प्रोड्यूस, जो उन्होंने एक साथ मिलकर बनाया उसको सेल करते हैं, ठीक है। इन दिस सोसाइटी द प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्मर्स टुगेदर, जो प्रोड्यूसर है जो अपना बना रहा है कुछ प्रोडक्ट, और फार्मर टुगेदर सेल करते हैं गुड्स को अपना मिला के, ठीक है। फार्मर की अहमियत होती है वो अपना रॉ मटेरियल वगैरह देता है, और प्रोड्यूसर जो उनके होते हैं वो उसको रॉ मटेरियल को किसी उसमें बना के देते हैं आइटम में, तो वो आपका मार्केट में दोनों लोग बेचते हैं, उसका प्रॉफिट आधा आधा जो भी होता है उनका ये ले लेते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स रेदर देन फॉर प्रॉफिट। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको प्रोटेक्ट कर सके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, मतलब इकोनॉमिक वीक हो रही है हमारी मेंबर्स की वर्ल्ड उसमें देश में, तो उसको प्रॉफिट ना करके वो लोग उसको इकोनॉमिकली हाई कर सकें उसको रेट। देयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर, उनका जो कैपिटल होता है वो डिवाइड हुआ था शेयर्स में। ऑल सेल्स आर, अब
All sales are All sales are in cash. Intermediate are completely eradicated. Apart from this, these committees also do many marketing functions like processing, grading, etc. for the benefit of their members. ठीक है, अपने benefit of members के लिए करती हैं सब चीजें. क्रेडिट कोऑपरेटिव, अब ये आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव दिस कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल्स. जिनकी लो इनकम इंडिविजुअल्स है उनको वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन है ये, मतलब शिक्षा वाले इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लो इनकम, जिनकी लो इनकम है पब्लिक की. द पर्पज ऑफ विच इज टू मेक देम एसेसिबल टू शॉर्ट टर्म लोन्स. उनको क्या आता है, शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती हैं ये कॉर्पोरेट. क्रेडिट मतलब देना, तो वो शॉर्ट टर्म लोन देती है. एंड स्टिल इन देम आ हैबिट ऑफ सेविंग. इसमें भी क्या होता है, स्टिल इन देम हैबिट ऑफ सेविंग का भी हो जाता है कि इनका सेविंग हो रही है. एंड इकोनॉमिक in this all members of low income use it by acquiring credit and giving it to each other on credit. एक अपने क्रेडिट पे देते हैं, मतलब अपने ट्रस्ट पे देते हैं ये लोग क्रेडिटिटी, या मतलब किसी ने उसकी गारंटी ले ली कि हाँ इसको लोन दे दो आप, तो ये सोसाइटी जो है अपने उनके क्रेडिट पे उनको पेमेंट करती है और उसका इंटरेस्ट लेती है. और बाय अप्लाइंग द कैपिटल टू प्रोडक्शन एंड रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन इट. वो अपना रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट उस पर अर्न करती हैं. ठीक है, these committees accept deposits from their members and outside and borrow money from the central bank. ये भी कमिटी जो है ना एक्सेप्ट करती हैं आपकी डिपॉजिट्स को फ्रॉम देयर मेंबर्स से एंड आउटसाइडर्स, एंड बोरो मनी लेती है सेंट्रल बैंक और प्रोविजनल बैंक वगैरह एक्सेट्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन रिक्वायर्ड. जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब टाइम टू टाइम वो लेते रहते हैं. ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव हमारा इतना काफ़ी है, इसके आगे रिक्वायरमेंट नहीं काफ़ी है. देन आता है गवर्नमेंट कंपनी. अब गवर्नमेंट कंपनी हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव हमारे आते हैं इसमें. तो ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेज of government or state enterprises always differ from the objectives of private business organization. We can divide these objectives into three categories. The objective of government या state enterprises हमेशा अलग होते हैं objectives from private business organization से. The economic objectives होता है पहला, social objectives होता है, political objective होता है हमारा. ठीक है, थर्ड पॉइंट. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सम मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. मैक्रो का मतलब है लार्ज, बड़े स्केल पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपिंग द कंट्री इन अ प्लान मैनर, कंट्री को प्लान मैनर में वो अच्छा डेवलप कर पाए. डेवलपिंग एरियाज वेयर देयर इज गुड मार्केट फॉर गुड्स फॉर टू मैन्युफैक्चर, जहाँ पे मार्केट अच्छा है, गुड मार्केट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड्स के लिए. कलेक्टिंग फंड्स फॉर प्रोग्रेस प्लान्स, फंड्स को कलेक्ट करते हैं प्रोग्रेसिंग में. मेकिंग एसेंशियल गुड्स बनाते हैं. सर्विस अवेलेबल चीपली एंड अबंडेंटली, सर्विसेज जो है वो सस्ती होती हैं एंड अबंडेंटली. जैसे कि दिल्ली मिल्क सप्लाई इंस्टीट्यूशन दिल्ली, जैसे दिल्ली में मिल्क सप्लाई करते हैं एक्सेट्रा. ये इस तरह से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनका रहता है गवर्नमेंट का. ये देन आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट ओनली टू अचीव इकोनॉमिक पर्पज बट ऑल्सो टू अचीव सम सोशल पर्पसेज लाइक कर्बिंग मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंगेज्ड मैनी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन द पब्लिक सेक्टर. Disease affected and dilapidated industries have been taken under government control. For example, the government entrusted the small uneconomic कोल ब्लॉक्स टू द कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इसमें क्या है ना, ऐसी अनइकोनॉमिक जो है स्मॉल इंडस्ट्री टाइप की है, तो उनमें कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन. ये सोशल ऑब्जेक्टिव टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें ये सोशली हेल्प करती है आपको. जहाँ जहाँ पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही वहाँ वहाँ वो हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह निकालती है. एंड हेल्प इन द इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वेल्थ, इक्विटेबल बराबर उसमें हेल्थ डिवीजन ऑफ वेल्थ में निकालती है.
देन आता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। मैनी पब्लिक इंटरप्राइजेज आर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रूव सर्टेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। काफी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं जो एम्प्लॉय करते हैं टू प्रूव पब्लिक to prove political objectives such as construction of arm factories to protect the country। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्म फैक्ट्री जो है ना वो प्रोटेक्ट द कंट्री के लिए करते हैं, ठीक है जी। द गवर्नमेंट आल्सो अंडरटेक्स मैनी एंटरप्राइजेज इन पब्लिक सेक्टर फॉर पॉलिटिकल फेथ, वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड फुलफिलमेंट ऑफ नेशन इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट है वो अंडरटेक करती है काफी एंटरप्राइजेज को पब्लिक सेक्टर में फॉर पॉलिटिकल फेथ के लिए, वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए और फुलफिल नेशनल इंटरेस्ट के लिए करती है। ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इनकी जो होते हैं, ठीक है। अब आता है स्कीम असिस्टेंस। स्कीम असिस्टेंस बाय एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट एजेंसी एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्कीम्स है कुछ हमारी जो असिस्ट करती हैं एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट के लिए एजेंसी, जो जैसे कि एजेंसी कुछ सपोर्ट करती हैं एजेंसियां को, जैसे कि वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ये सपोर्ट करती हैं एंटरप्रेन्योरल, ठीक है। सरकार के द्वारा ये थोड़ा सपोर्ट ये एक तरह से। अब जैसे कि ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप नेशनल एंड स्टेट लेवल टू इंक्रीज सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल और स्टेट लेवल पे हैं, इंक्रीज करती हैं, मतलब आपको बढ़ावा देती हैं कि सपोर्ट करो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। इन सर्टेन केसेस स्मॉल स्केल हैव बीन डिफेंडेड फ्रॉम bigger industries। Many organizations working at national and state level provide various packages of assistance to small entrepreneurs। काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है नेशनल और स्टेट लेवल के लिए, जो प्रोवाइड करे वेरियस पैकेजेस ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ऑल्दो सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग them and helping them in every way is a task under the government। अब इसमें क्या है, सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना है, प्रमोट करना है, उनको हेल्प करना है हर वे में, तो उनका स्पेशल टास्क होता है गवर्नमेंट का, है ना, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। येट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टूड इट्स इंपॉर्टेंस। इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है समझ चुकी है उसका इंपॉर्टेंस इन द नेशनल पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टूड द नीड टू क्रिएट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब वो समझ चुकी है तो वो उनकी ज़रूरत पूरी कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है उनको वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड एस्टेब्लिश वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ने उनके लिए वेरियस बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किए हैं। फॉलोइंग द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ वेरियस मेन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोली हुई हैं जो इनका काम अलग अलग है। जैसे कि पहली है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, DIC बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है जिसको NABARD नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, NSIC, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, TCOC, इस तरह से आपकी बहुत है। हरदी कॉन लास्ट वाला हरदी कॉन लिमिटेड है, लास्ट इन हरदी कॉन लिमिटेड। अब इनका अलग अलग वो है पर्पस। अब हम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में बात करते हैं। In 1970, the establishment of district industry centers was a very important step for the development of cottage। 1978 में establish हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का, जो डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस इन इंडिया। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के उसमें ज़रूरत पूरी करने में हेल्प में आता था। टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये प्रमोट करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये प्लान जो था वो प्रिपेयर्ड हुआ था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो था वो ओवरऑल सारी आपकी इन्फॉर्मेशन देता था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले, देखते थे कि एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंट। इनका मेन उद्देश्य जो था वो था कि हर तरह की उनको मदद की जाए, एंड कॉपरेशन टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ वेरियस स्टेट, और कॉपरेट करे एंटरप्रेन्योर्स को
वेरियस अलग अलग स्टेट्स में। अलॉन्ग विद दिस इट वाज इंश्योर्ड दैट द एंटरप्रेन्योर डू नॉट रिक्वायर टू गो टू वेरियस एजेंसी। अब इसके साथ ही ये इंश्योर कराते थे कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कहीं दूसरी जगह ना जाए वेरियस एजेंसी फॉर असिस्टेंस के लिए, मतलब अलग अलग एजेंसी पे ना जाना पड़े उसे विजिट करने के लिए। जैसे बैंक हुई, कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस के पास जाना पड़े, विजिटिंग क्वालिटी के पास जाना पड़े उसे, एंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जाना पड़े। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ही इसको पूरा असिस्ट कर देता था। विजिटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरा असिस्ट कर देता था, मतलब मदद कर देता था। ऑल दिस फैसिलिटीज विल मेड अवेलेबल ओनली एट दिस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। और सारी फैसिलिटी जो थी वो आपके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे ही मिल जाती थी आपकी। अब इसमें आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। जनरल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कंसिस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। जनरली क्या होता है ना कि इसमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में क्या क्या होते हैं हमारे, कंसिस्ट करते हैं। एक जनरल मैनेजर होता है, 4 एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं आपके, एंड 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। अगर DIC की बात करूं कि इसमें एम्प्लॉयज कौन कौन से होते हैं और हर एक का क्या क्या परफॉर्मेंस होती है या क्या वर्किंग होती है। 3 आउट ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। तीन में से 4 जो एग्जीक्यूटिव हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में। क्रेडिट एंड रूरल इंडस्ट्री, क्रेडिट और रूरल इंडस्ट्री में रहते हैं। इन द व्यू ऑफ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द 4th एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो है कैन बी गिवन रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इनमें देखा जाए तो आपका जो है द 4th एग्जीक्यूटिव मैनेजर है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की, मार्केटिंग की, ट्रेनिंग की, एक्सेट्रा की, ठीक है। द जॉब ऑफ 3 प्रोजेक्ट मैनेजर। अब जॉब ऑफ 3 प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या होता है, टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। डिस्ट्रिक्ट कंसर्न के द्वारा वो टेक्निकली हेल्प करेगा। 3 प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये आपके मदद करेंगे। दिस टास्क इज टू मॉडर्नाइज एंड डेवलप स्मॉल यूनिट्स। ये स्मॉल यूनिट्स में मॉडर्नाइज करते हैं। अब फंक्शन एंड रोल ऑफ DIC क्या क्या है। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स इज प्राइमरीली टू डेवलप एंड प्रमोट इट्स वेरियस फंक्शन आर एज फॉलोज। क्या क्या है फंक्शन DIC के हमारे इंडस्ट्री प्राइमरी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो पहला रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फिर इंसेंटिव फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट असिस्टेंस, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में क्या है आपका पॉइंट, रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। इनिशियली द एंटरप्रेन्योर इज अप्लाइड फॉर 2 ईयर्स। शुरुआत में एंटरप्रेन्योर जो है उसको अप्लाई करना पड़ा 2 साल के लिए एट अ टाइम ऑफ अप्लाई के समय, सो दैट ही शी कैन स्टेब्लिश हिज या हर इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री को अप्लाई वो कर सके स्टेब्लिश फॉर 2 ईयर्स के लिए। आफ्टर दिस इट्स ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड। उसके बाद ड्यूरेशन जो है उसका जो 2 साल का हुआ था वो 1 ईयर के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है 1 साल के लिए। जब ये 2 साल का उसका एक्सपायरी टाइम पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद 1 साल और बढ़ा देते हैं। विद दिस रजिस्ट्रेशन द एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल साइट एंड कैन अप्लाई टू म्यूनिसिपली। अब इसमें क्या, इस रजिस्ट्रेशन से क्या है वो एंटरप्रेन्योर जो है अप्लाई कर सकता है इंडस्ट्रियल साइट में भी, और वो अप्लाई कर सकता है म्यूनिसिपैलिटी फॉर फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। म्यूनिसिपैलिटी में फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर सप्लाई हुआ, है ना, फॉर द इंडस्ट्री। एंड गेट टेलीफोन कनेक्शन, एंड और टेलीफोन कनेक्शन भी उसे मिल जाता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स कैन अप्लाई फॉर पर्पज ऑफ हायरिंग और मशीन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट। रजिस्टर्स इन सेल्स, रजिस्टर भी कर सकता है इन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, गेट एक्सेम्पशन इन एक्साइज ड्यूटी। वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर कर सकता है। जब वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, तो वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराएगा तो उसको एक्सेम्पशन मिल जाएगा एक्साइज ड्यूटी से, मतलब एक्साइज ड्यूटी से वो फ्री हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी को उसको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। देन आता है बी पार्ट हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। वंस द एंटायर यूनिट दैट इज मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, पावर कंजम्पशन, बिल्डिंग एक्सेट्रा इज एस्टेब्लिश। एक बार ये सब चीजें एस्टेब्लिश हो गई, द एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। द एंटरप्रेन्योर है वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सारी चीजें उसने एक बार करा ली ना, तो उसको बाद उसको वो परमानेंटली रजिस्ट्रेशन करा सकता है टू द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में ही जाके करना पड़ेगा, DIC जो मैंने आपको पहले बताया था वहां पर जाके।
द जनरल मैनेजर हिमसेल्फ और हिज हर रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्ट द प्लांट साइट। जो जनरल मैनेजर है या तो वो खुद जाएगा या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा इंस्पेक्शन के लिए प्लांट साइट पर जहाँ पे इंडस्ट्री खोली है, टू इंश्योर दैट सच अ यूनिट इज कैपेबल। जो यूनिट खोली है उसमें वास्तव में उसमें क्षमता है कि कुछ डिजायर्ड प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन उसका हो रहा हो। देन द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ग्रांट द यूनिट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन, उस सर्टिफिकेट, उसके बाद वो आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो है सेंटर वो उसको परमानेंटली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है, जब ये सारी चीज़ें उसको डिजायरेबल सारी मिलती हैं। जो है उसका प्रोडक्शन अगर हो भी रहा है तो उसमें प्रॉफिट में है कि नहीं, पता चला लॉस में जा रहा है बिल्कुल ही, तो फिर वो नहीं करते हैं ऐसे। बाय गेटिंग परमानेंट रजिस्ट्रेशन द एंटरप्रेन्योर गेट द फॉलोइंग फैसिलिटी। जैसे ही उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा उसको तुरंत कुछ फैसिलिटीज प्राप्त हो जाएंगी, जैसे कि पहला है कैन अप्लाई टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज है लो प्राइसेस। वो अप्लाई कर सकेगा रॉ मटेरियल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा, जहाँ पे उसे बहुत ही लो प्राइसेस पर मिलेगा, जबकि बाहर से अगर आप लोगे तो वो थोड़ा हाई रेट में मिलेगा, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट से आपको मिलेगा बहुत लो रेट में। कैन अप्लाई फॉर मार्केटिंग थ्रू अ गवर्नमेंट चैनल। वो मार्केटिंग में भी कर पाएगा, गवर्नमेंट चैनल के थ्रू मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई कर पाएगा, जिसका वो भी इन्वेस्टमेंट कम आएगा। अब एक्चुअली इसमें वो अप्लाई करेगा रॉ मटेरियल गवर्नमेंट से सोर्सेज, उसे लो प्राइस में ऐसे ही मिलता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज वगैरह खुले जिससे कि देश की उन्नति हो और लोगों को रोजगार मिले। ये सारे चीज़ों के चक्कर में ये गवर्नमेंट उनको मदद करती है कि स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह ओपन की जाए, क्योंकि आजकल कोई नहीं कर पाता है। यहाँ अब गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो फिर आजकल कोई नहीं खोलना चाहेगा इंडस्ट्री वगैरह, तो इसलिए ये लो प्राइसेस पे उनको प्रोवाइड कराती है सारी रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वन कैन गेट टेलीफोनिक एक्सेट्रा। अब प्रायोरिटी के हिसाब से वो टेलीफोन फैसिलिटी भी उनको गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाएगी। इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग that it is not necessary for the new entrepreneur to register her unit. By registering some additional facilities are available which are not possible without registering. कुछ additional facilities हैं जो अवेलेबल होती हैं without registering नहीं होगा, आपको वो अवेलेबल facilities प्राप्त नहीं होंगी। देन आता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अंडर वेरियस स्कीम सच एज। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, बाय द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय स्कीम। बाय द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के द्वारा वो प्रोवाइड कराती है आपको। बाय द रिकमेंडिंग एप्लीकेशन टू वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन, रिकमेंडेड करते हैं एप्लीकेशन टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी नीड मनी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, बाय प्रोवाइड कराती है नेसेसरी मनी सेटिंग अप इंडस्ट्री के लिए नीड जो उनको ज़रूरत है। आज हम यहीं पे अभी इतना रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं लूँगा इसका।